कांच कांच झिल्ली से करने वाली प्रकाश की किरण पैदा करती है। ऑप्शन नंबर ए है विचलन, पाव विस्थापन, घूर्णन विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाव विस्थापन। पाव विस्थापन जो होता है वही उसका जो है प्रकाश किरण को पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 62 कहता है टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होता है। टॉर्च जो होता है उससे कैसा प्रकाश पुंज होता है। समांतर किरण पुंज है, अपसरित है, संस्फिरित प्रकाश है, सभी उत्तर से ही। तो 62 का हो जाएगा ये समांतर प्रकाश। जो समांतर प्रकाश होती है, समांतर प्रकाश पुंज है टॉर्च से निकलता है। अगला है पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है किसके कारण। पानी में जो छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है किसके कारण। पहला अपवर्तन, परावर्तन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो घटना घटता है उसी के कारण जो है पानी में छड़ी जो होते हैं वह टेढ़ी दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन नंबर आगे 64 कहता है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्यों। अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। 64 का हो जाएगा ये अपवर्तन के कारण। जब अपवर्तन की घटना घटती है तब पानी जो है भरी बाल्टी जो है गहराई कम प्रतीत होने लगता है। क्वेश्चन नंबर आगे 65 कहता है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो 65 नंबर का हो जाएगा सी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र जो है बड़ा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर आगे आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से प्रतिबिंब में छोटा होता है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो 66 का हो जाएगा ये वस्तु के सापेक्ष जो होते हैं, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। हमारे जो सोलर कुकर होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो 67 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण ही लगा रहता है, अवतल दर्पण में ही लगा रहता है सोलर कुकर में। अगला है जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशिक सघन है, प्रकाशिक विरल है। पहले माध्यम का घनत्व अधिक है, दूसरे माध्यम का घनत्व कम है। तो 68 नंबर का एक हो जाएगा प्रकाशिक सघन। तो प्रकाशिक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकाशिक जो है सघन हो जाएगा, प्रकाशिक सघन। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है। प्रकाशिक सघन, प्रकाशिक विरल। पहले माध्यम का घनत्व अधिक होता है, दूसरे माध्यम का घनत्व कम होता है। तो इसका हो जाएगा प्रकाशिक घनत्व। सघन जो होते हैं, प्रकाशिक सघन जो है इसके तुलना में होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है पानी में प्रकाश का वेग, पानी में जो है प्रकाश का वेग CW तथा कांच में प्रकाश का वेग जो है CG हो तो क्या हो जाएगा। CW बराबर CG है, CW बड़ा है CG से, CG बड़ा है CW से, CW बराबर 2CG। तो 69 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा CW जो है वह CW जो है CG से छोटा है। क्या है, छोटा है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है पानी का अपवर्तनांक म्यू और इसमें प्रकाश का वेग क्या होता है। म्यू सी स्थिरांक, म्यू 2C स्थिरांक, म्यू बाय सी स्थिरांक, म्यू बराबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ए हो जाएगा म्यू सी जो है, म्यू सी वह स्थिरांक होगा। क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। म्यू सी क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित में से
प्रकाशिक माध्यम कौन है? लकड़ी है, शीशा है, लोहा है, तांबा है, कौन है जाएगा? तो शीशा, हमारा जो शीशा होते हैं, कांच जिसको कहता है, वही जो है प्रकाशिक माध्यम है। अगला नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आधी होती है, दुगुनी होती है, चौगुनी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण का जो फोकस है दूरी है वह वक्रता त्रिज्या के क्या होते हैं? आधी होती है, आधा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन वही है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है? तो आधी होता है। क्या हो जाएगा? आधी होता है। क्या होता है? आधी होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 73 कहता है अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होगा? c बाय v है, c v बाय c है, c प्लस b है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कौन हो जाएगा 73 नंबर? तो हो जाएगा c बाय v। क्या हो जाएगा? c बटा v हो जाएगा। मतलब प्रकाश का वेग बटा प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश का वेग। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं किसका? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। किसका करता है? तो 74 का हो जाएगा। 74 नंबर ए अवतल दर्पण। हमारे जो अवतल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं रोगियों के जो है कान, नाक, गला को जांच करने में डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 74 के बाद 75 है, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है? अपसरित प्रकाश पुंज, संस्फित प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? 75 का हो जाएगा सी समांतर प्रकाश पुंज। सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश पुंज आती है, वह समांतर प्रकाश पुंज होते हैं। कैसा प्रकाश पुंज होते हैं? समांतर होते हैं, एक समान आती है। क्वेश्चन नंबर आगे है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संगम माध्यम की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, सभी कथन सत्य है। कौन हो जाएगा? 76 का हो जाएगा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सघन माध्यम से क्या होते हैं? अधिक होता है, मतलब ज्यादा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है, कण माना गया है, ये भी दोनों माना गया है, इनमें से कोई नहीं। कौन माना गया है? 77 का तो सी हो जाएगा। तरंग भी माना गया है, तरंग भी माना गया है और कण भी माना गया है। क्या माना गया है? तरंग भी माना गया है और कण भी माना गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तब इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाती है, दूर हट जाती है, 45 डिग्री के कोण पर झुक जाती है, के समांतर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का हो जाएगा बी, दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? दूर चला जाता है। क्या हो जाता है? दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। क्वेश्चन नंबर वही है, कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तब इसकी चाल बढ़ जाती है, तब किरण अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है, दूर हट जाता है, 45 डिग्री के कोण पर झुक जाती है, के समांतर हो जाता है, तो दूर हट जाता है। क्या हो जाता है? दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? दूर हट जाती है, दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। 78 के बाद कहता है फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बदल जाता है? तो यह हो जाएगा सी, अवतल दर्पण भी बदल जाता है, अवतल भी बदल जाता है और उत्तल भी बदल जाता है। दोनों दर्पण जो होते हैं यह बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है मान लिया कि माध्यम ए में प्रकाश का वेग v1 है, 2 में प्रकाश जो है v2 है, तो अपवर्तनांक n टू 1 का मान क्या हो जाएगा? v1 बाय v2, v1 गुना v2, उसके बाद है v2 बाय v1, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा इन v1 बाय v2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v1 बाय v2 हो जाएगा। क्वेश्चन 80 के बाद 81 क्वेश्चन कहता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन, विरल माध्यम से
विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश किरण धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव क्या होता है, अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब के समांतर होती है, अभिलंब की ओर होता है, अभिलंब के लंबवत होती है, क्या हो जाएगा 81 का सी हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर होता है, किसकी ओर होता है, अभिलंब की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं, क्या कहा जाता है, तो द्वारक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई जो है दर्पण को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 83 कहता है किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरण आपतित होने पर परावर्तन होता है, नियमित, अनियमित, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा ए नंबर, नियमित होते हैं, क्या होते हैं, नियमित होते हैं, क्या होते हैं, नियमित होते हैं। 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, कहता है किसी समतल दर्पण से लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है, तो आर जैसा मालूम पड़ता है, ओ जैसा मालूम पड़ता है, वह जैसा मालूम पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। कैसा मालूम पड़ता है, तो ये वो जैसा मालूम पड़ता है, कैसा मालूम पड़ता है, वो के जैसा मालूम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आगे है 85, कहता है अवतल दर्पण के प्रकरण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ये भी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं, कौन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 85 का ये हो जाएगा ऋणात्मक होता है, क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, मतलब माइनस में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 कहता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ये भी दोनों होता है, कोई नहीं, कौन होगा, तो 86 को हो जाएगा धनात्मक, क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, क्या होता है, धनात्मक हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है कि नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण को सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक ली जाती है, इनमें से कोई नहीं, कौन हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 87 का बी हो जाएगा, क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक, मतलब माइनस में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है, किसमें जो है प्रकाश की चाल, किसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है, हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में, किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होता है, तो हवा में, हवा में जो है प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, कौन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 89 का ये हो जाएगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा पर्दा की क्या हो जाएगा, बीच की दूरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है 90, कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, अवतल तथा उत्तल लेंस दोनों को, इनमें से कोई नहीं, कौन लेंस को कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा अवतल लेंस को हम, अवतल जो लेंस होते हैं हमारा, अवतल लेंस को ही हम क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ये भी दोनों होगा, धनात्मक होगा, कोई नहीं, कौन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ऋणात्मक होंगे, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, मतलब माइनस में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे है कि उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता था, आवर्धन होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का धनात्मक, क्या हो जाएंगे, धनात्मक, मतलब प्लस में हो जाएगा उत्तल दर्पण के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है किसी गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन एम, रेखीय आवर्धन क्या है, एम क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार H1 और वस्तु के आकार H हो, तो आवर्धन का मान क्या होगा, m बराबर h डैश बटा h, m बराबर प्लस v बटा u, m बराबर h बाय h, ये भी दोनों नहीं, कौन हो जाएगा सही, क्वेश्चन नंबर 93 के एक हो जाएगा m, मतलब आवर्धन बराबर
एच डैश बटा एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्धन m बराबर एच डैश बटा एच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है? वास्तविक होता है, आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, आभासी और उल्टा होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? तो आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी बनेगा प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से, और प्रतिबिंब क्या बनेंगे? प्रतिबिंब सीधा बनेगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है? आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है। कहता है किस दर्पण का उपयोग सामान्य तो वाहनों का स्पष्ट मतलब पहले दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, कोई नहीं। किसका हो जाएगा यह सही? तो आ जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होते हैं प्यारे, अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण को ही वाहनों के स्पर्श दृश्य के रूप में लगाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब स्वतः सीधा प्रतीत होता है? संभवतः दर्पण है। कौन दर्पण है? केवल समतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, या तो समतल या तो उत्तल। कौन हो जाएगा? 96 का डी हो जाएगा। या तो दर्पण समतल होगा, या तो दर्पण समतल होगा, या तो दर्पण उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए कहाँ? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख के फोकस के बीच, इनमें से कोई नहीं। कहाँ रखना चाहिए? तो कहीं कहीं नहीं रखना चाहिए, कहीं नहीं रखना चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन नंबर आगे कहता वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल दर्पण, समतल अवतल, उत्तल अवतल, समतल उत्तल अवतल। कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा समतल दर्पण। जो हमारा समतल और जो उत्तल दर्पण होते हैं, इसी में जो है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसका प्रकृति कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, सीधा उल्टा दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। कैसा होता है? तो यह उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो उसका जो प्रकृति क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। काल्पनिक आभासी जब भी बनेगा, आभासी जब भी बनेगा तब प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तब प्रतिबिंब सीधा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तब प्रतिबिंब सीधा हो जाएगा। कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से क्या होगा? 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 100 का यह हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है? 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा। कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा? बहुत बड़ा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है। 102 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। कौन हो जाएगा? 102 का ए हो जाएगा। दोनों जो है दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों अवतल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों ही अवतल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती इस बिंदु का दर्पण क्या है? वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? 103 का हो जाएगा फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक कहता है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, परवलयिक दर्पण का। किसका होता है? तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। जो हमारा उत्तल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण में ही दृष्टि क्षेत्र क्या होते हैं? बड़ा होता है।
कहता है आकाश होना चाहिए। आकाश की किरणें के सरल रेखिक नमन का अनुप्रयोग क्या होता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तारों के चमकना, ए बी दोनों। 105 का हो जाएगा डी, ए बी दोनों। ए बी सूर्य ग्रहण भी होता है, सूर्य ग्रहण भी होता है और चंद्र ग्रहण भी होता है। आकाश की किरण जब सरल रेखा में जाता है तब जो है सूर्य ग्रहण भी हो जाते हैं और चंद्र ग्रहण भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरण गमन करेगी। कब करेगा? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। कब करेगा? तो जब सीधी रेखा में, जब प्रकाश सीधा रेखा में गमन करेगा तब जो है वस्तु की छाया बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 107 कहता है प्रकाश स्रोत के सामने एक हरे रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? लाल रंग की, हरे रंग की, काले रंग की, पीली रंग की। कैसी रंग की होगी? तो काली रंग की हो जाएगी। कैसा रंग का होगा? काली रंग का होगा, ब्लैक कलर होगा। कैसा कलर हो जाएगा? ब्लैक कलर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? छाया बनता है, उप छाया बनता है, कुछ भी नहीं बनता है, ये भी दोनों बनता है। क्वेश्चन नंबर 108 का ए बी दोनों। छाया भी बनता है, छाया भी बनता है और उप छाया भी बनते हैं। क्या बनते हैं? छाया भी बनते हैं और उप छाया भी बनता है। 109 का कहता है प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? ठोस गोल बनता है, ठोस गोल बनता है, वृत्ताकार बनता है, त्रिभुजाकार बनता है, इलेक्ट्रिक बनता है। कैसा बनता है? तो 109 का हो जाएगा वृत्ताकार बनता है। कैसा बनता है? वृत्ताकार बनता है। जब प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को जब हम रखेंगे तो उसका छाया जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा, कैसा बनेगा? वृत्ताकार बनेगा, गोल टाइप का बनेगा। 110 कहता है दृष्टि, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, तरंग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। 110 नंबर क्वेश्चन प्रकाश कहते हैं, उसको क्या कहता है? प्रकाश कहते हैं, जिसे इंग्लिश का नाम लाइट भी होता है। क्या होते हैं? लाइट, प्रकाश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है प्रकाश एक रूप है। प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश एक रूप है। किसका रूप है? शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का। तो प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? एक ऊर्जा का। लाइट जो है किसका रूप है? एक ऊर्जा का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर कहता है शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? प्रकाशिक, उपप्रकाशिक, ये भी दोनों कोई नहीं। कौन हो जाएगा? 112 का तो प्रकाशिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाशिक हो जाएंगे। लाइट हो जाएगा। शीशा और कांच जो है किस प्रकार का माध्यम है? प्रकाशिक माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को गर्म करती हैं, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। ए बी सी तीनों हो जाएगा। तो 113 का हो जाएगा गमन भी करेगा, भी करेगा, माध्यम के कणों में गति भी प्रदान करेगा। ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। कहता प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश जो हमारा है, लाइट जो है वह किस ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का। यह एक बल है। ये भी दोनों कोई नहीं। कौन हो जाएगा? 114 का ये हो जाएगा। ये जो है विकिरण, क्या हो जाएगा? विकिरण ऊर्जा का है। किसका रूप है? विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। 114 के बाद 115 में प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, कोई तरंग नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसे तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर कहता है प्रकाश तरंग के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? द्रव्यात्मक माध्यम, किसी प्रकार के माध्यम नहीं, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? तो 116 का बी किसी प्रकार की माध्यम नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की माध्यम नहीं होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 100 कहता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में क्या होता है? बहुत छोटा, बहुत बड़ा, समान, इनमें में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? बहुत छोटा होते हैं। क्या होता है? बहुत क्या होता है? छोटा होता है, बहुत छोटा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है अन्य अन्य बाधाओं की तुलना में क्या होते हैं? बहुत छोटा होते हैं, बहुत छोटा होता है। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है? एक समान, भिन्न भिन्न, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विभिन्न माध्यम में जो है प्रकाश की जो चाल है विभिन्न माध्यम में क्या होते हैं? तो भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न माध्यम में क्या होता है? भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण है प्रकाश का बिंदु पथ, किरण का बिंदु पथ, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 109 तो हो जाएगा प्रकाश का बिंदु क्या है? प्रकाश जो किरण है, प्रकाश लाइट जो किरण है वह है प्रकाश का एक बिंदु। क्या है? प्रकाश का एक बिंदु पथ, प्रकाश का एक बिंदु पथ। क्वेश्चन नंबर 20 120 कहता है किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज, प्रकाश पुंज, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह